सॉल्यूट लेवल इन बॉडी चेंजेस द पीएच ऑफ द ब्लड। अगर बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे तो ब्लड का या सेल्स की जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी। अगर पीएच चेंज होगी तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम सही काम नहीं करेगा। तो बॉडी के अंदर सॉल्यूट की लेवल भी नॉर्मल होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर वाटर की तादाद बॉडी में बढ़ जाती है तो वाटर की जो लेवल है अगर इंक्रीज होगी तो उससे एनिमल सेल बरस्ट हो जाएगा। इसलिए भी वाटर की अमाउंट का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये सारी जो अंदर बॉडी में बैलेंसिंग होती है, इन मुख्तलफ सब्सटेंसेस की जो बैलेंसिंग होती है, इस बैलेंस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस के जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो होम्योस्टेसिस को डिस्क्राइब करते हैं। इन्हें हम कहते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस आर एक्चुअली द examples which describe the homeostasis. Now, one of aspect of homeostasis is osmoregulation. It is maintenance of amount of water and salt in the body of the fluid. ऑस्मोरेगुलेशन हम वाटर और साल्ट की बैलेंसिंग को कहते हैं। जब बॉडी वाटर और साल्ट को बॉडी में बैलेंस करती है तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स वाटर एंड रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस। इन द बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। टिश्यू फ्लूइड्स में जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, और ब्लड में साल्ट और वाटर की अमाउंट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अगर साल्ट और वाटर की अमाउंट बैलेंस नहीं होगी तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए बॉडी वाटर और साल्ट की अमाउंट को बैलेंस रखती है। द सेकेंड वन एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर के बारे में पहले बता चुका हूँ कि बॉडी जब टेम्परेचर को मेंटेन रखती है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट एंड रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन बॉडी इज हेल्पफुल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर का नॉर्मल होना ज़रूरी है, और वो जो टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड है। नंबर थर्ड एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इज एक्सक्रीशन। Excretion is a process through which nitrogenous waste materials are eliminated from the body. बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं उन नाइट्रोजीनियस वेस्ट की रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। Why these नाइट्रोजीनियस वेस्टेस शुड बी एक्सक्रीटेड? क्योंकि ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल हैं ये बहुत टॉक्सिक हैं। अगर ये बॉडी से बाहर रिमूव नहीं होंगे तो ये बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और जानदार की डेथ हो सकती है। तो ये जितने भी हमने पढ़े, 3 एस्पेक्ट पढ़े होम्योस्टेसिस के, जो होम्योस्टेसिस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनको हमने यहाँ पे सिंपल डिफाइन किया हुआ है। लेकिन आगे हम इन ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे कि ये 3 एस्पेक्ट होम्योस्टेसिस के प्लांट्स में किस तरह होते हैं और एनिमल्स में किस तरह होते हैं। तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस को थोड़ा इजी करने के लिए एक लूप बनाया है मैंने डायग्राम की बदौलत, तो ताकि आपको होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पे आप देखें कि जब भी आप फूड लेते हैं तो उस वक्त फूड लेने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो राइज होगी। याद रहे कि जब भी आप फूड लेते हैं तो फूड लेने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होगी। अब यहाँ पे फूड से जो ग्लूकोज मिला, दैट ग्लूकोज इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस एनी थिंग विच ब्रिंग्स चेंज इन द बॉडी। जैसे ही ब्लड में
ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होगी। ये इंक्रीज्ड लेवल ग्लूकोज की बॉडी को जो है एक इस इंक्रीज्ड ग्लूकोज की लेवल को बॉडी डिटेक्ट करेगी और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में मौजूद है वो बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करेगी। अब देखते हैं कि किस तरह होम्योस्टेसिस इस ग्लूकोज की लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन रखता है। यहाँ पे फूड, जैसे ही आपने फूड लिया तो ग्लूकोज की जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होने से पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। जब भी आप खाना खाते हैं तो उस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होगी। ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होने से पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। वो इंसुलिन हार्मोन ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज पिक करके लिवर में ग्लाइकोजन की सूरत में जमा करके रखेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होगी तो ब्लड लेवल इंक्रीज होने से पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। वो इंसुलिन ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पिक करेंगे और उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में लिवर के अंदर जमा करेंगे। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बॉडी के सेल्स भी इस्तेमाल करेंगे। अब जो ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ, सेल्स ने इस्तेमाल किया, वो सेल्स उन ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ करेंगी। बाकी जो लिवर में जमा हुआ ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन की सूरत में जमा रहेगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन, पहले ज़्यादा हो गई थी, पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखेगा लिवर के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा थी, अब इंसुलिन ने जब जमा कर लिया ग्लाइकोजन की सूरत में तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अब क्या होगी, डिक्लाइन। कितनी कम होगी, जितनी नॉर्मल है। यहाँ पे देखें 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 90 ml ऑफ ग्लूकोज, यानी 90 मिलीलीटर ग्लूकोज के मौजूद हैं 100 ml ऑफ ब्लड में। ये सेट पॉइंट है। अब अगर इस सेट पॉइंट से जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होगी तो फिर जो है डिस्टर्बेंस आ जाएगी बॉडी में। यहाँ पे दूसरा स्टिमुलस है। ये कंडीशन वो थी जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा था। ये सेकंड कंडीशन है जिसमें आप खाना नहीं खाते तो उस वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो कम हो जाएगी। लाजमी है, ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल कम होगी तो उसे भी तो मेंटेन करना है ना। अगर ज़्यादा हो रही है फिर भी उसे नॉर्मल पे रखना है, अगर कम हो रही है ग्लूकोज की लेवल तब भी उसे नॉर्मल पे रखना है। तो यहाँ पे पेनक्रियाज, जिस तरह ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा थी तो उस वक्त पेनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में ग्लाइकोजन की सूरत में जमा किया। अब यहाँ पे पेनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज नहीं करेगा बल्कि दूसरे हार्मोन को रिलीज करेगा जिसे हम कहते हैं ग्लूकेगान। ये ग्लूकेगान लिवर के अंदर जो इंसुलिन ने ग्लाइकोजन को जमा किया था, ये ग्लूकेगान उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके फिर ग्लूकोज बनाएगा और फिर वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में रिलीज होगा। जैसे ही वो ग्लूकोज जो लिवर के अंदर जमा था वो ब्लड में रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होगी। पहले क्या थी, कम थी। अब पेनक्रियाज ने ग्लूकोगान रिलीज किया, वो लिवर से ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और वो ग्लूकोज फिर ब्लड में दाखिल होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो गई। कितनी राइज होगी, जितनी उसकी ऑप्टिमम लेवल है। तो ये क्या हुआ, होम्योस्टेसिस। इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस। उम्मीद कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट को नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे।